जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एग्रीकल्चर का जो है एग्रोनॉमी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये मॉडल पेपर जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2021 से 2022 एग्जाम के लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2023 में एग्रीकल्चर का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ से मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं। तो दोस्तों जो है गेहूं की जो है बौनी जातियों के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है नॉरिंटेन नामक जो है जीन की खोज की थी। गेहूँ की जो है बौनी जातियों के लिए जो है जीन जो होता है जिम्मेदार होता है कौन सा? नॉरिंटेन। ठीक है, नॉरिंटेन जीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने, इसलिए इन्हें बौनी जातियों का जो है जनक कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत है? ठीक है, तो श्री पद्धति का जो है किस में प्रयोग किया जाता है बुआई के लिए? तो श्री मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो आप इसका नाम ही याद कर लेंगे तो जो है आर से राइस, ठीक है, पता चल रहा है, तो किससे है? तो धान से है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि श्री पद्धति में दोस्तों जो है धान का बीज दर कितना लगता है? तो सामान्य में बात करें तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर जो है धान का बीज दर लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है श्री पद्धति में, तो श्री पद्धति में 5 केजी प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री की जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुई है? तो श्री की उत्पत्ति स्थान जो है मेडागास्कर जो है माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है? तो मेडागास्कर जो है श्री विधि की जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल बिले लवण होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो है गन्ना पके हुए गन्ने में जो है वृक्ष कितना % होना चाहिए? तो जो पका हुआ गन्ना होता है उसमें 17% से अधिक जो है वृक्ष होना चाहिए। ठीक है, तभी वो गन्ना दोस्तों जो है पका हुआ माना जाएगा। तो 17% से अधिक वृक्ष जिसमें पाया जाएगा वो गन्ना जो है पका हुआ माना जाएगा। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो दोस्तों खैरा रोग जो है वो किस में लगता है? धान में। ठीक है, खैरा रोग जो है धान में जिंक की कमी के कारण लगता है। ठीक है, धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण लगता है, और इसके उपचार के लिए दोस्तों हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो इसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो धान के खैरा रोग के उपचार के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, और ये दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अभी मैं पूरा जो है यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूरा डिटेली एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, प्रमुख पोषक तत्व यानी कि जो है मुख्य पोषक तत्व जिसे बोलते हैं, तो कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारा होता है NPK। ठीक है, कौन सा होता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये दोस्तों जो है प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो NPK यानी कि जो है नाइट्रोजन हमारा प्रमुख हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास, ये तीनों जो हैं प्रमुख पोषक तत्व हो गए। अब यहाँ पे बचा है हमारा गंधक। ठीक है, तो गंधक को दोस्तों जो है सल्फर बोलते हैं। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। और ये दोस्तों जो है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, सल्फर हमारा कैसा पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर के लिए जो है बरसीम की बीज की मात्रा बताइए। तो बरसीम के 1 हेक्टेयर के जो है बीज की मात्रा कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर के लिए दोस्तों जो है 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? बरसीम के लिए। ठीक है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है बरसीम के लिए जो है पर्याप्त मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की 2 जातियों के नाम लिखिए। तो संकर मक्का की 2 जातियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो आप गंगा याद रखिएगा। ठीक है, गंगा ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाती है। अब इसमें दोस्तों गंगा 1, ठीक है, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101। ठीक है, ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो है एक और याद रखिएगा, हाई स्टार्च। हाई स्टार्च भी दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाती है। और यहाँ पे एक रणजीत, ठीक है, ये भी दोस्तों जो है शंकर मक्का की प्रजाति है। हाई स्टार, रणजीत, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101। ठीक है, ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जातियां हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। तो सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है? तो सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज दोस्तों जो है वो कितना होता है? 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की एक उक्टारोधी पर जो है प्रजाति का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ठारोधी हो गया है, गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो चने में दोस्तों जो है एक उकठा रोग लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विल्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे पूछा है कि प्रजाति का नाम लिखिए जो इसके प्रति जो है सहनशील है। ठीक है, तो दोस्तों जो है अवरोधी, ये दोस्तों जो है उकठा रोधी के जो है प्रतिरोधी है। ठीक है, अवरोधी दोस्तों जो है चना की प्रजाति है जो उकठा रोधी के जो है प्रतिरोधी है। ठीक है, अवरोधी हो गया दोस्तों, एक हमारा हो गया RSG 888। ठीक है, RSG 888 और RSG 896। ये दोस्तों जो है 3 वैरायटी जो है उकठारोधी प्रतिरोधी हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, खासकर अवरोधी को याद रखिएगा। ठीक है, ये चने की जो है उकठारोधी जो है प्रतिरोधी किस्म है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो आलू की बीज दर कितनी जो है प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आलू की अगेती फसल के लिए जो हमारा है, ठीक है, आलू की अगेती फसल के लिए तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है आलू की जो है अगेती किस्म के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमारी मुख्य फसल होती है आलू की, ठीक है, आलू की जो मुख्य फसल होती है उसके लिए दोस्तों जो है 3 आँख वाले टुकड़े जब प्रयोग किए जाएंगे तो कितना 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा TPS का नाम। ठीक है, इसको ट्रू पोटैटो सीड्स बोलते हैं। तो इसकी खोज दोस्तों जो है रामानुजन ने की थी। तो TPS के द्वारा जब बुआई करेंगे तो जो है यहाँ पे 150 से, ठीक है, यहाँ पे 150 से 200 ग्राम जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 150 से 200 ग्राम बीज दर जो है TPS विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्रांतता के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल भराव यानी जो है हमारा बाढ़ आने के जो है 2 कारण लिखना है यहाँ पे। तो जल क्रांतता मतलब जल की अधिकता जहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, तो बाढ़ आ जाता है। तो आप इसे स्वयं बनाकर लिखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। तो 2 नाइट्रोजन उर्वरक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फेमस है नाइट्रोजन उर्वरक के लिए वो दोस्तों है NH2CO NH2। ये दोस्तों जो है नाइट्रोजन उर्वरक के लिए फेमस है। इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं यूरिया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। अब यहाँ पे यूरिया की जो है फार्मूला यूरिया का याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे काम देने वाला है। NH2CO NH2 जो है यूरिया जो है ये नाइट्रोजन उर्वरक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक और प्रयोग किया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को भी जो है नाइट्रोजन के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे अमोनियम, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को भी जो है नाइट्रोजन के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी को जो है याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फास्फोरस युक्त उर्वरक याद कर लीजिएगा, पोटास युक्त उर्वरक याद कर लीजिएगा 1-2। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक ही पूछे, वहाँ से अलग भी जो है फास्फोरस युक्त उर्वरक भी पूछ सकता है। ठीक है, अदर क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो एरोइंग दोस्तों यहाँ पे किस फसल में लगती है तो जान लीजिए। तो एरोइंग दोस्तों जो है गन्ना में लगता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एरोइंग दोस्तों जो है ये दोस्तों जो है गन्ना में होता है। तो इसको एरोइंग को बोलते क्या है दोस्तों। तो देखिए, जब गन्ना जो है पकता है हमारा, तो पकता है दोस्तों तो वहाँ पे क्या होती हैं, बालियाँ निकल आती हैं। ठीक है, बालियाँ मतलब क्या, फूल निकल आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। ठीक है, तो गन्ने में फूल निकलता है तो उसको हम लोग एरो बोलते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रक्रिया जो है एरोइंग कहलाती है। तो गन्ने में फूल निकलना जो है एरोइंग कहलाता है। ठीक है, और फूल को दोस्तों जो है एरो बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हरी खाद कौन कौन सी है दोस्तों। तो हमारा सनई हो गया, ढैचा हो गया, ठीक है, सनई, ढैचा और लोबिया, ये सभी दोस्तों क्या हैं, तो ये सभी जो हैं हरी खाद की फसल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सनई को जो है कब बोने के कितने दिन बाद पलटी की जाती है। तो सनई को 7 से 8 सप्ताह बाद दोस्तों जो है बोने के बाद पलटी की जाती है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का बीज शोधन लिखिए। तो गन्ने का बीज शोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गन्ने के बीज शोधन के लिए दोस्तों जो है फफूंदीनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फफूंदीनाशक दोस्तों यहाँ पे जो है फफूंदीनाशक के रूप में दोस्तों जो है एग्लॉल का प्रयोग किया जाता है गन्ने के शोधन के लिए। एग्लॉल हो गया दोस्तों हमारा, और एक होता है एरीटॉन। ठीक है, एग्लॉल
और एरिटॉन जो है गन्ने में फफूंदनाशक के रूप में जो है बीज उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आपको पूरा जो है यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि जो है मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे पोषक तत्व कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 पोषक तत्व जो है होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 16 खोजा गया था, लेकिन बाद में दोस्तों जो है सिलिकॉन की खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है पोषक तत्व कितने होते हैं, तो 17 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहले नंबर पे आता है दोस्तों हमारा संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, जो पौधों को संरचना प्रदान करता है उसे हम लोग संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सभी संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, कौन सा आता है, प्राथमिक पोषक तत्व। इसको हम लोग जो है प्राइमरी पोषक तत्व जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो NPK। इसको दोस्तों जो है मुख्य पोषक तत्व या प्रमुख पोषक तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक के बाद आता है दोस्तों द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक के बाद कौन सा पोषक तत्व आता है, तो प्राथमिक के बाद आता है द्वितीयक। तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व हैं। अब सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें जो है बच्चे याद कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब सूक्ष्म पोषक तत्व याद करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है सुनिए। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने का ट्रिक कौन सा है, तो फेमन। ठीक है, फेमन, यहाँ पे फेमन, कूजन। ठीक है, फेमन, कूजन आप ध्यान रखिए, फेमन, कूजन और बोमो। ठीक है, फेमन, कूजन, बोमो, किल्नी। ठीक है, आप इसको 2-3 बार दोहराइए कि फेमन, कूजन, बोमो, किल्नी। अब देखिए फेमन से क्या हो गया दोस्तों, हमारा आयरन बन गया, और Mn से मैग्नीज, यानी कि फेमन से आयरन और मैग्नीज हो गया, कूजन से कापर और जिंक हो गया, और बोमो से बोरान और मॉलिब्डेनम हो गया, और किल्नी से दोस्तों जो है क्लोरीन और यहाँ पे दोस्तों जो है निकिल हमारा हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको जो है इस वीडियो को जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लीजिए, और ट्रिक दोस्तों जो है लिख कर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए। तो आप दोस्तों जो है मुख्य पोषक तत्व कौन से हमारे हैं, NPK। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों जो है पढ़ लीजिएगा, इनका कार्य क्या है, इनकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है पौधे में, कौन से रोग हो जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो है समान उपाय लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जो है आप निबंध बहुत सारे लिखे होंगे पहले भी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जो है स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद किसे कहते हैं। तो देखिए हरी खाद उन्हें कहते हैं दोस्तों जिन्हें जो है खेत में बोया जाता है। ठीक है, बोने के बाद जो है उन्हें उसी खेत में जुताई कर दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हरी खाद के फसलों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको अभी बताया सनई, ढैचा, लोबिया। ठीक है, ये सभी कौन सी खाद है दोस्तों, तो ये सभी हरी खाद है, और इसका प्रयोग की विधि दोस्तों जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा बुक से। ठीक है, क्योंकि ये लंबा वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो पहला है उपयुक्त भूमि एवं बीज दर। तो देखिए चने के लिए दोस्तों जो है उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, तो चने के लिए जो है हल्की जो है बलुई दोमट भूमि जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है बीज दर। तो बीज दर दोस्तों जो है कितना होता है, तो चने में 2 प्रकार की जो है प्रजाति बोई जाती है। ठीक है, एक अगेती बोया जाता है, एक अगेती होता है दोस्तों, एक होता है पछेती। ठीक है, तो अगेती चने के लिए कितना बीज दर होता है और पछेती चने के लिए कितना होता है, तो अगेती चने का दोस्तों जो है 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर माना जाता है, और पछेती के लिए दोस्तों जो है 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर माना जाता है। ठीक है, तो अगेती के लिए 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर जो है चने के लिए बीज दर पर्याप्त रहता है, और पछेती के लिए 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है पर्याप्त रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है बोने का समय एवं बीज शोधन। तो चने को कब बोया जाता है दोस्तों, तो चने को दोस्तों जो है जुलाई से जून के मध्य में बोया जाता है। जुलाई से जून के जो है 15 तारीख तक, यानी कि जो है जून के मध्य तक जो है चने को बोया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि बीज शोधन के लिए, तो बीज शोधन के लिए दोस्तों जो है
किसका प्रयोग करते हैं, तो बीज शोधन के लिए कैप्टान और थायराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीज शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैप्टान और थायराम का। अब यहाँ पे पूछा दोस्तों एक प्रमुख कीट और इसका नियंत्रण। तो चने में लगने वाली एक प्रमुख कीट कौन सी है, तो चने में लगने वाली दोस्तों जो है प्रमुख कीट कौन सी है, तूर पोड फ्लाई। ठीक है, तूर पोड फ्लाई दोस्तों जो है ये चने में लगती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि इसका जो है कीट का लार्वा होता है वो जो है चने के दाने को खा जाता है। ठीक है, तूर पोड फ्लाई का जो है लार्वा होता है ये चने के दानों को खा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा इसके नियंत्रण के लिए, तो इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों जो है इंडोसल्फान 35 cc का प्रयोग किया जाता है। तो चने के जो है तूर पोड फ्लाई के लिए इंडोसल्फान 35 cc का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप गेहूँ, धान जो है, गन्ना, सरसों, इन सभी का पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन सभी का जो है भी पूछा जा सकता है यहाँ पे पेपर में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधारों की व्याख्या। तो अम्लीय मृदा दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें जो है अम्लीय जो है pH मान जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग दोस्तों जो है अम्लीय मृदा कहते हैं। देखिए अम्लीय मृदा दोस्तों जो है नम जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जिसमें दोस्तों जो है H+ आयन अधिक होता है उसे हम लोग अम्लीय मृदा जो है बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अम्लीय बोलते हैं। और अगर अम्लीय मृदा में H+ आयन की जो है संख्या अधिक हो जाती है तो वो भूमि जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है पूछा गया है कि यहाँ पे अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधार लिखिए। तो देखिए अम्लीय मृदा तो दोस्तों मैंने बताया आपको नम जलवायु के कारण जो है बनती है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है क्षारीय जो तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, और अम्लीय बचने के कारण जो भूमि अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मृदा सुधार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो अम्लीय मृदा सुधार के लिए चूना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला चूना का प्रयोग करेंगे अम्लीय मृदा सुधार के लिए। दूसरा दोस्तों जो है क्षार युक्त जो उर्वरक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो है क्षार युक्त उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो भूमि की जो है अम्लीयता कम होगी। ठीक है, और अम्लीय उर्वरक जो है दोस्तों उनका प्रयोग हम लोग एकदम से बंद कर देंगे। अम्लीय उर्वरक का प्रयोग जो है बंद कर दिया जाता है एकदम से, और क्षार युक्त उर्वरक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI पद्धति से धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी ये मैंने आपको SRI के बारे में बताया है। ठीक है, और आप इसको जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब SRI के सिवा दोस्तों जो है एक डेपोक विधि जो है पूछा जाता है धान में, और गेहूँ जो है यहाँ पे आलू में दोस्तों जो है TPS विधि द्वारा जो है आलू की बुआई के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, आलू की खेती का वर्णन जो है निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, तो आलू की खेती जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा तो संतुलित जातीय। तो आलू की जातियाँ जो है याद करने के लिए बहुत ही जो है यहाँ पे आसानी होती है, क्योंकि कुफरी जिनमें लगा होता है वो आलू की जातियाँ होती हैं। तो कुफरी के बाद दोस्तों यहाँ पे चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी ज्योति और यहाँ पे दोस्तों जो है सिंदूरी। तो यहाँ पे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, ठीक है, ये सभी आलू की जातियाँ हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे खाद एवं उर्वरक पूछा है। ठीक है, तो आलू के लिए दोस्तों जो है यहाँ पे 200 से 250 kg जो है गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उर्वरक के रूप में दोस्तों जो है NPK प्रयोग किया जाता है। तो कितना, तो 100-200 जो है 110 से 50 से 125। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन 110 kg और जो है पोटास यहाँ पे फास्फोरस 50 kg और 125 kg जो है पोटास NPK के रूप में दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है। 110, 50, 125 जो है NPK प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि पादप की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आलू में जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ठीक है, ये सभी लगते हैं। और आलू में दोस्तों जो है पाला भी लगता है। ठीक है, तो इन सभी को जो है बचाने के आप उपाय दोस्तों जो है पाले से बचाने के लिए आप खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, आसपास धुआं कर सकते हैं। तो ये सभी उपाय हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अंधी गुड़ाई यहाँ पे पहला दिया है। तो अंधी गुड़ाई दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो अंधी गुड़ाई जो है गन्ना से संबंधित है। तो गन्ने में दोस्तों जो है निराई गुड़ाई की जो क्रिया की जाती है। ठीक है, और पपड़ी जो है ऊपर की मिट्टी की पपड़ी जो तोड़ी जाती है ताकि मृदा में जो है वायु संचार अच्छा रहे। ठीक है, तो वैसे हम लोग जो है अंधी गुड़ाई करते हैं और अंधी गुड़ाई जो है गन्ने में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पूछा है फसल चक्र। तो देखिए फसल चक्र हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो फसल चक्र दोस्तों जो है
एक निश्चित क्षेत्र पर और एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र पर जो है निश्चित समय में जब फसलों को क्रम वाइज, ठीक है, एक क्रम से, ठीक है, एक नियमित रूप से जो है बोया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति जो है नष्ट ना हो, ठीक है। जैसे आपने गेहूँ बोया तो गेहूँ के साथ दोस्तों जो है यहाँ पे आप जो है दलहनी फसलें भी बो सकते हैं, ठीक है। इससे मृदा की जो है उर्वरता बनी रहती है, तो उसे ही हम लोग दोस्तों बोलते हैं फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उकठा रोग है, तो उकठा रोग किस में लगता है दोस्तों, तो उकठा रोग दोस्तों जो है इस किस में लगता है, तो उकठा रोग अरहर में लगता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है किसके कारण लगता है, तो ये दोस्तों होता है कवक, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक जो है कवक होता है, तो दोस्तों उसी के कारण जो है उकठा रोग लगता है, ठीक है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक होता है, उसी का कारण जो है अरहर में उकठा रोग लगता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि अरहर की जो है जड़ें काली पड़ जाती हैं और दोस्तों जो है पौधा सूख जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रोफाइल, तो मृदा प्रोफाइल दोस्तों जो है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये मृदा का जो है ऊर्ध्वखंड होता है, ठीक है। मृदा का ऊर्ध्वखंड होता है मृदा प्रोफाइल। इसको दोस्तों जो है हम लोग वर्टिकल लेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लेयर भी बोलते हैं। तो यह मृदा का ऊर्ध्वखंड होता है, ठीक है, जो दोस्तों जो है मृदा की ऊपरी सतह से ऊर्ध्वाधर काट को जो है हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। तो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊर्ध्वाधर काट को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या जो है मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम में बीज उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पे बरसीम में 2-3 कटाई के बाद जो है फसल को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वहीं से दोस्तों जो है बीज प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप पढ़ तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायन का जो है पर्यावरण पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो आप दोस्तों जो है उर्वरक और खाद में अंतर पढ़ लीजिएगा कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। आपको उर्वरक की परिभाषा पता होना चाहिए, उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक अलग होता है खाद अलग होता है, तो इन दोनों के बीच में आपको जो है डिफरेंट पता होना चाहिए। और आप दोस्तों जो है फसल सुरक्षा किस तरह से करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और रसायन जो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, जितने भी कीटनाशक हमारे हो गए या फिर अदर जो हो गए, उनका जो है पर्यावरण यानी जो हमारे नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से जल को प्रदूषित करता है, किस तरह से मृदा को प्रदूषित करता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी खाद की कौन सी फसलें हैं। जैसे हमारा हो गया ढेंचा हो गया, सनई हो गया, लोबिया हो गया। तो इन सभी के बारे में दोस्तों जो है आप तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप जो है तीनों के बारे में ना पढ़ना पड़े, तो आपको 3-4 नाम याद कर लेने हैं और किसी एक के बारे में जो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे हमारा हो गया सनई हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या किसी एक जो है हरी खाद के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन देता है, किसी एक हरी खाद वाले फसल का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरचना क्या क्या है, मृदा संरचना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मृदा संरचना और मृदा संरचना के विभिन्न प्रकार। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर आपको ये 4 नंबर या 6 नंबर में ना मिले, तो इसमें से दोस्तों जो है आपको 2 नंबर या 1 नंबर में ज़रूर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है मृदा के बारे में जितने भी चीज़ें हैं, मृदा चैप्टर आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप दोस्तों जो है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, यूपी कैडेट वगैरह, तो वहाँ पे भी दोस्तों जो है मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिला था कि मृदा से जो है हमारा मृदा विज्ञान वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको जो है फ्यूचर में भी जो है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो है मृदा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, मक्का अथवा आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो आपको ज़्यादा गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। शीर्षक देगा और उसमें आपको लिखना रहेगा। तो आपको जितने भी जो है इम्पोर्टेंट फसल लगे 6, 7, 8 जितने भी आपको लगे, गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है आपको जो है जितने भी शीर्षक जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आपको बस उतना पढ़ना है। जैसे जो है संतुलित प्रजातियां हमारी जो है, इनको आपको जो है सभी प्रजातियां जो है 8-9 फसल जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं,
उनके बारे में जो आपको पढ़ना है। मैंने आपको बता भी दिया कि गेहूँ, धान, मक्का, आलू, गन्ना, इन सभी के बारे में आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं आप जो है कुछ प्रजातियां याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि बोने का समय एवं बीज दर। तो बीज दर आप याद कर लीजिएगा। बीज दर जो है आप सभी फसलों का एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों जो है यहाँ पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए नहीं भी पूछा जाता है, बट आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर तब इसके लिए जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है इसे ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोने का समय आपको जो है, तो बोने का समय तो लगभग सभी बच्चों को पता रहता है, क्योंकि जो है सभी बच्चे जो है बेसिकली जो है किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बीज दर जो है सभी फसलों का जो है आप याद कर लीजिएगा। जैसे गेहूं का 100 kg होता है, इसी तरह किसी जो है जितने भी फसल हैं सभी का आपको जो है याद करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो आपको जो है कितना NPK जो है लगता है, इसको आपको जो है सभी फसलों के जो है खाद एवं उर्वरक और उनकी मात्रा के बारे में। खाद दोस्तों जो है आप एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप जो है 250 kg किसी भी जो है 250 कुंटल आप यहाँ पे दोस्तों जो है 250 kg जो है आप यहाँ पे किसी भी जो है फसल में लिख सकते हैं। ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि खाद दोस्तों जो है इसी के आसपास जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन उर्वरक जो है आपको उर्वरक की सटीक मात्रा जो है बुक में दी रहती है। जितने भी फसल हैं इन सभी के बारे में आपको याद करना है। अब दोस्तों सिंचाई कब की जाती है और इससे कितना जो है उपज होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है उपज वाला ये दोस्तों जो है एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। मक्का का आप याद कर लीजिएगा, आलू का याद कर लीजिएगा, गेहूं का याद कर लीजिएगा, गन्ना का। इन्हीं 4-5 में से बेसिकली पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया है मृदा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मृदा दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको जो है आगे भी काम देगा। और यहाँ पर भी जो है बार बार दोस्तों यहाँ पे जो अभी तक 10 नंबर में जो है एक ही पेपर के सेट में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है मृदा से। तो मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मृदा को परिभाषित कीजिए, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। कणों के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण आपको करना है। अब उसके बाद दोस्तों आता है उर्वरक किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि उर्वरक दोस्तों जो है उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा उर्वरक किसे कहते हैं। जब आप लिखेंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप नाइट्रोजन का पढ़ लीजिए, फास्फोरस का पढ़ लीजिए, पोटास का पढ़ लीजिए, कैल्शियम का पढ़ लीजिए, मैग्नीशियम का पढ़ लीजिए और हो सके तो सल्फर का भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इन सभी के बारे में मेनली जो है आप अगर इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ सकते तो आपको दोस्तों जो है इन तीनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और एक हमारा दोस्तों जो है कैल्शियम छोड़ सकते हैं, बट मैग्नीशियम के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और बेसिकली जो है 3 इंपॉर्टेंट हैं। NPK नाइट्रोजन का जो है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कमी से, अधिकता से, फास्फोरस का और पोटास का, इन तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। और भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों जो है आपके लिए जो है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या दबाव तथा वनों की क्षीणता। ये दोस्तों जो है आपको एकदम बुक के लास्ट में चैप्टर मिल जाएगा। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछा गया था तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीज सैया ये दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मृदा क्षरण, मृदा का किस तरह से क्षरण होता है, यानी कि जो है सॉइल इरोजन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग दोस्तों जो है मृदा अपरदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अधिकीलन क्रिया, अधिकीलन क्रिया किस में की जाती है आप लोग कमेंट करके बताइए किस फसल में की जाती है। उसके बाद आता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होता है जो है। ठीक है, यहाँ पे जैव उर्वरक दोस्तों जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव उर्वरक आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में विभेद कीजिए। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खाद कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों जो है यहाँ पे पढ़ना है कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है कि अकार्बनिक खाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनमें अंतर अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप अंतर पढ़िएगा। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खादों में जो है जितने भी अंतर हैं इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कार्बनिक खाद के कम से कम जो है 3 से 4-5 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। अकार्बनिक खाद के जो है 4 से 5 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा।
उसके बाद गेहूं एवं गेहूं के मामा को क्या बोलते हैं? फैलरिस माइनर बोलते हैं। गेहूं का एक खरपतवार है दोस्तों जो है इससे मिलता जुलता है। गेहूं में क्या होता है? गेहूं का जो है यहाँ पे जो है फैलरिस माइनर होता है, इसकी जड़ें दोस्तों जो है गुलाबी होती है। इसी तरह से दोस्तों में पता चलता है कि ये गेहूं का मामा है। ये दोस्तों जो गेहूं का एक नकलची खरपतवार है, गेहूं का मामा, जो गेहूं में उगता है। ठीक है, तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों जो है ये ज़्यादा फैला हुआ रहता है और ये दोस्तों जो है गेहूं के मुकाबले ज़्यादा हरा दिखाई पड़ता है। इसकी जड़ें दोस्तों जो है गुलाबी, हल्की गुलाबी रंग की होती है। तो ये सभी दोस्तों जो है इसकी पहचान है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो आता है चने के कीट रोग एवं उसका नियंत्रण और उपाय लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फसलों का इस तरह से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा हर पेपर में कि कोई फसल दे दिया रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोई फसल दे दिया रहेगा। उसके बाद दोस्तों फसल के बाद क्या कहेगा कि उसमें जो है प्रमुख कीट कौन से लगते हैं, उसमें दोस्तों जो है प्रमुख रोग कौन सा लगता है और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जितने भी फसल हैं जो है इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, उनके जो है कीट रोग उन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट पेपर में, मटर की खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस बार थोड़ा सा जो है मॉडल चेंज किया। यहाँ पर बीज दर एवं बीजोपचार पूछा है। तो बीज उपचार में जो है कैप्टान, थायराम, सेरेसान यही सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो बीजोपचार जो है आप सभी लिख सकते हैं आराम से। बीज दर आपको पता होना चाहिए। खाद और उर्वरक मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिएगा। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता जो है पढ़ने वाली कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सभी जो है एग्जाम में इसे बना कर भी लिख सकते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। कटाई मड़ाई तो आप सभी लिख ही सकते हैं। ठीक है, बट उपज आपको जो है यहाँ पे कितना जो है 1 हेक्टेयर में कितना यील्ड होता है, कितनी उपज होती है, ये आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो है सभी फसलों की उपज जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी। ठीक है, उसके बाद अथवा करके दिया था कि बरसीम की खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। जलवायु मांग, किस तरह से जो है बरसीम के लिए जो है किस तरह की जलवायु जो है सबसे उपयुक्त रहती है। इसका बीज दर और बीज उपचार, तो बीज उपचार दोस्तों जो है आप कुछ ना है तो आप कैप्टान थायराम लिख दीजिए, कोई भी टीचर उसको गलत नहीं काटेगा। उसके बाद सिंचाई आप सभी तो लिख ही सकते हैं आराम से। यहाँ पे कटाई और बीज उत्पादन, किस तरह से बरसीम में बीज उत्पादन किया जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन के कार्य, कमी के लक्षण तथा कमी दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया एनपीके दोस्तों जो है एनपीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रोजन के कार्य, नाइट्रोजन का जो है पौधों में क्या कार्य है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में जो है कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी जो है विकृतियाँ होती हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आप इस तरह से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हो गया, हमारा बोरान का हो गया और मॉलिब्डेनम का हो गया, इन सभी के बारे में दोस्तों जो है आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मृदा अपरदन कह रहा हूँ। यहाँ पे सॉयल दोस्तों जो है सॉयल साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में दोस्तों, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछा था। इस बार मैंने डीडीयू का भी एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये सॉयल जो है चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से यहाँ पर किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले शीर्ष कर्तन। ठीक है, ये पिछले पेपर में भी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे पूछा गया था, अधिकीलन लिखा था। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है शुद्ध हिंदी लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दिया है जैविक खेती। तो जैविक खेती मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक, जैविक खेती, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है भूत परिष्करण यानी कि जो है टिलेज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो भू परिष्करण आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जाता है पर्यावरण प्रदूषण, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हालांकि दोस्तों जो है सभी बच्चे इसे आराम से लिख सकते हैं। उकठा रोग दोस्तों जो किस में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग के बारे में आपको जो संक्षिप्त में थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो जितने भी मेन जो है रोग हैं, डिजीज़ हैं हर फसल की, आपको उनको याद कर लेना है क्योंकि उन पर जो है टिप्पणी लिखने को आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि चने का उकठा रोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं, इसकी जो है पहचान तथा रोकथाम लिखी है। मैंने आपको पिछले पेपर में भी दिखाया कि दोस्तों जो है यहाँ पे एक जो है फसल दे देगा, उसमें रोग और कीट के बारे में पूछ लेगा और उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी, पहचान कैसे की जाएगी। तो आप जो सभी फसलों की जो है इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ हैं उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। हालांकि दोस्तों जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में आ गया था, ठीक है, तो आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों जो है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर कुप्रभाव, विपरीत प्रभाव की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है आप सभी अपने हिसाब से जो है बना कर जो है लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है आधुनिक कृषि में जो है रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, मशीनीकरण किया जा रहा है, तो उसका जो पर्यावरण पर जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आप दोस्तों जो है इतने तो जो है आप इंटेलिजेंट हो कि आप इसे बना कर लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं, मृदा अवकर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है सॉइल चैप्टर जितने भी है सॉइल में वो सभी तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसको आता है रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है दूसरे तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक हमारा हो गया, जो खाद हो गया, जैव उर्वरक हो गया, तो इन सभी उर्वरकों के बारे में भी आप जो है खादों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है खेती पूछा गया था दोस्तों, तो मक्का की खेती के बारे में पूछा गया था, संतुलित प्रजाति पूछा गया था, खाद एवं उर्वरक पूछा गया था, खरपतवार नियंत्रण, कटाई एवं उपज, ठीक है। जो पहले मैंने आपको पेपर दिखाया था वही पेपर दोस्तों जो है सेम तीसरे पेपर में जो है मक्का की खेती, जिस तरह से पहले पेपर में मक्का की खेती पूछा गया था वही उसी तरह से तीसरे पेपर में जो है मक्का की खेती जो है सेम तरीके से पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए। और आपको दोस्तों इस वीडियो में कोई जो है और किसी और तरीके से मैं आपको ये वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूँ तो आप जो है मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से वीडियो बनाना है, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से कहेंगे दोस्तों मैं आप जो है उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है, प्रत्यस्थ हो जाता है, तन्य हो जाता है, भंगुर हो जाता है और आघात वर्धनीय हो जाता है। दोस्तों जो है कठोरीकरण के इस्पात जो है क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, ठीक है। भंगुर मतलब आप उसे एक बार गिराएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि तापानुशीतन के उपरांत जो है इस्पात कैसा होता है, ठीक है। तो तापानुशीतन जब करेंगे दोस्तों तो इस्पात कैसा होगा दोस्तों, तो तापानुशीतन के उपरांत जो है इस्पात जो है आघात वर्धनीय हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो का प्रयोग करते हैं। देखिए तो दोस्तों हैरो का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहला मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, दूसरा कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, तीसरा खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हैरो का प्रयोग है वो मिट्टी भुरभुरी करने के लिए भी किया जाता है, कम गहराई तक जो है मिट्टी काटने के लिए भी किया जाता है और खाद को जो है मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जो है इन सभी कार्यों के लिए हैरो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती। पहला है बीज की दर, दूसरा है बीज की गहराई और तीसरा है पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी और चौथा है बीज से बीज की दूरी। तो दोस्तों जो है सीड ड्रिल द्वारा वो बीज से बीज की दूरी जो है नियंत्रित नहीं हो पाती है, ठीक है। यही दोस्तों जो है सीड ड्रिल की एक कमी है कि बीज से बीज की दूरी जो है नियंत्रित नहीं की जा सकती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो वो कौन सा कारक है जो हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। पहला है भूमि का क्षेत्रफल, दूसरा है कूड़ की चौड़ाई, तीसरा है भूमि का प्रतिरोध और दोस्तों जो है कूड़ की गहराई। अब देखिए कूड़ की चौड़ाई यदि दोस्तों जो है अधिक रहेगी तो हल पे जो है ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, ठीक है। और गहराई भी ज़्यादा रहेगी तो भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और भूमि का प्रतिरोध भी जो है प्रभाव डालता है, ठीक है। जो है भूमि कैसी है, गीली है या फिर जो है पक्की है, ठीक है। तो ये भी जो है हल के खिंचाव को प्रभावित करता है। अब दोस्तों भूमि का क्षेत्रफल यानी कि भूमि कितना लंबा है दोस्तों, ये जो है हल के खिंचाव पे प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जितना जो है खिंचाव एक जो है हेक्टेयर को जोतने में लगेगा उतना ही जो है खिंचाव 2 हेक्टेयर को जोतने में लगेगा, ठीक है। तो भूमि का क्षेत्रफल जो है हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब रोधी का प्रयोग होता है, ठीक है। पहला कल्टीवेटर में, दूसरा हो में, तीसरा मिट्टी पलट हल में
और चौथा डिस्क हैरो में। तो दोस्तों जो है दाब रोधी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दाब रोधी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी पलट हल में। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है नट एवं बोल्ट किस धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है 2-3 बार पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के जो है पेपर में दिया था मॉडल पेपर में, इसलिए 2022 में नहीं आया था, लेकिन 2023 के पेपर में जो है आ सकता है। ठीक है, तो देखिए नट एवं बोल्ट किसके बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों जो नट और बोल्ट बने होते हैं ये बने होते हैं मृदु इस्पात के। ठीक है, किसके बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए जो है डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायनमोमीटर एक यंत्र होता है दोस्तों जो घड़ी के समान होता है। ठीक है, इसको दोस्तों जो है हल और जो है क्लेविस के बीच में जोड़ दिया जाता है, जिससे हल पे कितना खिंचाव पड़ता है ठीक है वो इस डायनमोमीटर में जो है शो होने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दोस्तों जो है डायनमोमीटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है घड़ी के आकार की जो है सुइयाँ बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसी की सहायता से जो है यंत्रों का खिंचाव नापा जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का नाम क्या है। तो देखिए वैसे दोस्तों जो है गन्ना पेरने वाला जो यंत्र होता है उसमें 3 प्रकार के बेलन पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़ा बेलन होता है ठीक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं नर बेलन। ठीक है, नर बेलन जो है सबसे बड़ा होता है। अब दोस्तों नर बेलन को हम लोग किंग रोलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नर बेलन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग रोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेलन होता है, इसको हिंदी में नर बेलन बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 हेक्टेयर में। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में दोस्तों जो है 1 लाख लीटर पानी होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 1 लाख लीटर पानी होता है। अब 2 हेक्टेयर में दोस्तों कितना जो है लीटर पानी होगा, तो 2 हेक्टेयर में दोस्तों जो है 2 लाख लीटर पानी होगा। ठीक है, 2 हेक्टेयर में कितने पानी होंगे, तो 2 हेक्टेयर में दोस्तों 2 लाख लीटर पानी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछता है 1 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होते हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर अगर दे दे दोस्तों तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, जबकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्जा हल की फाड़ बनी होती है। ठीक है, तो पर्जा हल की फाड़ जो है किस जो है लोहे से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पर्जा हल की फाड़ जो है वो किससे बनी होती है, तो पर्जा हल की फाड़ दोस्तों जो है द्रुत सितित ढलवा लोहे से बनी होती है। किससे बनी होती है, द्रुत सितित ढलवा लोहा जो हमारा होता है दोस्तों, इससे दोस्तों है जो पर्जा हल की फाड़ बनी होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस्पात का जो है वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो इस्पात का जो है वर्गीकरण करना है। तो देखिए इस्पात दोस्तों जो है वैसे बहुत तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है इसको 3 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है मृदु इस्पात। ठीक है, पहला कौन सा होता है, मृदु इस्पात। दूसरा होता है दोस्तों मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। अब दोस्तों तीसरा क्या होता है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, तो इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात और तीसरा है उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला होता है कि गियर द्वारा जो है शक्ति का ह्रास नहीं होता। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों कि गियर द्वारा जो है कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त की जा सकती है। तो यही दोस्तों जो है गियर के जो है लाभ हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हल और हैरो में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो हल और हैरो में अंतर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हल दोस्तों जो है वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है। हल कैसा होता है, तो हल दोस्तों जो है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है, जबकि हैरो क्या होता है दोस्तों, तो हैरो जो होता है वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है और हैरो दोस्तों जो है द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है। ठीक है,
और हल का काम क्या होता है? तो हल का काम होता है दोस्तों मिट्टी को काटना, पलटना, भुरभुरी करना, ठीक है। जो मेनली है वो जुताई करना, ठीक है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं। और जबकि हैरो का काम क्या होता है दोस्तों? तो हैरो का काम होता है खरपतवार एकत्र करना, ठीक है। हैरो क्या करता है? खरपतवार एकत्र करता है। और दोस्तों जो है पपड़ी, ठीक है, जो मिट्टी के ऊपर जो ठोस परत होती है जिसको हम लोग पपड़ी बोलते हैं, तो पपड़ी तोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? तो हैरो करता है, ठीक है। और दोस्तों जो हल है, हल की सहायता से हम लोग अधिक गहरी जुताई करते हैं, ठीक है। हल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अधिक गहरी जुताई करते हैं। और हैरो की सहायता से दोस्तों कम गहरी जुताई करते हैं, ठीक है। हैरो की सहायता से हम लोग कम गहरी जुताई करते हैं, जबकि हल की सहायता से अधिक गहरी जुताई करते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेयर और डस्टर में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है ये दोनों जो है दवा छिड़कने के जो है यंत्र हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो है दवा छिड़का जाता है खेतों में, ठीक है। तो इनमें दोस्तों अंतर लिखना है, ठीक है। तो जो इनका जो मेन जो है अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्प्रे मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे स्प्रे शब्द है, ठीक है, यानी कि जो है जल को दोस्तों जो है फवारे के रूप में छिड़केगा, ठीक है, स्प्रे करते हैं। आपने परफ्यूम देखा होगा कि किस तरह से उसमें जो है स्प्रे निकलता है, ठीक है। तो स्प्रेयर की सहायता से हम लोग जो है जल को जो है फुहारे के रूप में छिड़कते हैं। जबकि डस्टर दोस्तों आपने अपने स्कूल में भी डस्टर देखा होगा, ठीक है। अब उस डस्टर से क्या होता है दोस्तों कि जो डस्टर होता है उसको जब आप पटकेंगे तो धूल की तरह जो है चौक उसमें रहता है, वो उड़ता है, ठीक है। तो सेम वही डस्टर की सहायता से दोस्तों जो है धूल के रूप में जो है छिड़का जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भूमि से जो है जुताई करना, गुड़ाई करना, खरपतवार को निकालना, ठीक है, जिससे जो है भूमि जो है कृषि के लिए तैयार करना, ठीक है, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? भू परिष्करण कहलाती हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों जो है आप स्वयं से हल करने की जो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बताना संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए मिट्टी पलट हल के हल तल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको मिट्टी पलट हल के हल तल का जो है स्वच्छ चित्र आप अपने बुक से देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर फसल जिसके लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है को सींचने के लिए कितना समय लगेगा? गणना कीजिए। बी केंद्रीय पंप का जल प्रस्राव 1500 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है आपके आंकिक प्रश्न जो दिए रहते हैं वहाँ पे सेम दिया है, ठीक है, सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा इस्पात, मध्य कार्बन इस्पात एवं उच्च कार्बन इस्पात के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं 6 नंबर के। तो देखिए 2 घात इंजन एवं 4 घात इंजन की कार्य विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक चालक घिरनी जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है और 300 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर काउंटर दंड पर लगी घिरनी जिसका व्यास 45 सेंटीमीटर है को चलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आरपीएम कितना दिया है? तो आरपीएम 300 चक्कर मिनट दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है इसी काउंटर दंड पर 40 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है जिसके द्वारा एक मशीन के 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाया जा रहा है। मशीन घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए एवं रेखा चित्र भी बनाइए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो है इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बुक में मिल जाएंगे।